morning, my dear student. This is Ravi Singh, your science teacher, again present here to teach you respiration, one of the important topic of life process. In last class, we studied about what is respiration, types of respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, what is glycolysis. I hope you all understand it. So let's continue our topic. Our next topic is respiration in plant. Respiration in plants. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, मसल सेल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन कब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको वो जो 3 रिएक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा और आप उसको प्रैक्टिस भी करे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड टॉपिक, वो है रिस्पिरेशन इन प्लांट। इसमें बहुत लंबा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम आपका ये जो रिस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो तो एक दिन और लगेगा, 3-4 2 क्लासेस और होगा इसमें, मैक्सिमम 2 या 3 में हमारा रिस्पिरेशन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत लंबा नहीं जाएगा, 4 से 5 क्लास जाएगा और फिर एक्सक्रेशन में भी 4 से 5 क्लास। तो अब काफ़ी फास्ट हम लोग चलेंगे। तो देखिए टॉपिक है हमारा रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में सबसे पहले जानना है कैसा रिस्पिरेशन होता है। तो आपको पता ही होगा कि प्लांट का 3 पार्ट होता है, कौन कौन, रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स। तो प्लांट का जो रिस्पिरेशन होता है वो रूट अलग करता है, स्टेम अलग करता है और लीव्स अलग करता है। लीव्स अलग करता है मतलब प्लांट के अंदर हम ह्यूमन की तरह, इतना तो आपको पता होगा, ह्यूमन में एक सिस्टम है कंप्लीट रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें लंग्स है, एल्वियोलाई है, वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन का वर्क करते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट में ऐसा कोई एक फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, उसका अलग अलग पोर्शन जो है वो अलग अलग रिस्पिरेशन को क्रिएट मतलब फंक्शन मतलब करता है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये रिस्पिरेशन इन प्लांट में जो टॉपिक है इसमें 3 प्लांट है, प्लांट का 3 पार्ट है, मेन रूट है, स्टेम है और लीव्स है। 3 पोर्शन होता है मेन प्लांट के अंदर। ये तीनों पार्ट जो है इंडिविजुअली अलग अलग रिस्पिरेशन करता है। ठीक है, कोई एक डेफिनेट मैकेनिज्म प्लांट में नहीं है। रूट, स्टेम और लीव्स तीनों पोर्शन जो है वो अलग अलग रिस्पिरेशन क्रिएट करते हैं, जो कि ऐसा हम ह्यूमन में नहीं है। हमारे में है ऐसा क्या कि हमारा ब्रेन अलग रिस्पिरेशन करे, हमारा बॉडी अलग करे, हमारा पाँव जो है वो वाला पोर्शन अलग करे, ऐसा है क्या? नहीं है। हमारे में एक फिक्स सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू हम लोग रिस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। प्लांट में ऐसा नहीं है और नहीं होने का भी कारण है क्योंकि जरूरत ही नहीं है एक वेल डेवलप्ड सिस्टम का। क्यों? अब आगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखना क्या है, सबसे पहले आते हैं लीव्स में। ठीक है, लीव्स के बारे में तो प्लांट में आपको पता ही होगा लोअर लेमेला में क्या पाया जाता है, स्टोमाटा। लीव्स पे क्या पाया जाता है, छोटे छोटे पोर्स, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और स्टोमेटल पोर का फंक्शन क्या आपको पता ही होगा, गैसियस एक्सचेंज करना। तो ये लीव्स क्या करेगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के एयर को डिफ्यूज करके और गैसियस एक्सचेंज कर लेगा, जो रिस्पिरेशन में यूज हो जाएगा। ठीक है, ये लीव्स हो गया। अब जो प्लांट है उसका स्टेम में भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। देखिए ये जो प्लांट का क्या है, ये सेल्स है। तो सेल्स जो है ये स्टेम वाला पोर्शन है, मान लीजिए ये स्टेम वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसका ये जो पोर्शन है इसमें भी छोटे छोटे गैप होते हैं, उस गैप के बीच में एक सेल पाए जाते हैं, उस सेल्स को बोलते हैं लेंटी सेल्स। क्या पाए बोलते हैं उसको, लेंटी सेल्स। और ये लेंटी सेल्स एक्चुअली में ये स्मॉल पोर्स ही है जो स्टेम पे प्रेजेंट होता है। इस पोर्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है। और नीचे क्या होगा, रूट क्या होता है, रूट जो है वो बहुत पतला होता है। फर्दर रूट जो है डिवाइड होता है रूट हेयर्स में। तो जो मिट्टी है, मिट्टी के बीच में जो एयर ट्रैप्ड है उसको ये रूट हेयर्स क्या करेगा, इसको डिफ्यूज करके और रूट में रिस्पिरेशन को करेगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब क्या है, मान सपोज करिए, बनाने तो आता नहीं है, ये हमारा अगर कोई एक प्लांट है, सपोज करना ये अगर कोई प्लांट है
तो प्लांट का 3 पोर्शन, लीव्स, स्टेम और रूट, तो तीनों पोर्शन इंडिविजुअली अपने फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ह्यूमन में क्या है, लंग्स क्या करेगा, रिस्पिरेशन करेगा और फिर वो ब्लड के थ्रू, ब्लड की मदद से पूरे बॉडी में सर से लेके पांव तक हर एक सेल में क्या होगा जाएगा वो ऑक्सीजन या जो भी है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में उसको पूरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट का अपना अपना मैकेनिज्म है, डिफरेंट पार्ट इंडिविजुअल कर रहा है फंक्शन को। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये प्लांट में उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पोर्शन अपना अपना फंक्शन को, अपने अपने डिपार्टमेंट को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला स्टेम पे जो पोर्स होता है उसको लेंटिसेल्स, लीफ में जो होगा उसको स्टोमाटा या स्टोमेटल पोर, और ये जो होगा इसको रूट हेयर्स बोलते हैं या फिर इपीब्लेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीब्लेमा। इस इपीब्लेमा की मदद से वाटर और मिनरल्स भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और साथ में एयर, जो सॉइल के बीच में जो एयर है उसको भी क्या होता है, वो ट्रैप करके और भेजने में हेल्प करता है। तो समझ गए, रिस्पिरेशन जो होगा वो प्लांट का कैसा होगा, एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा? तो बिल्कुल कैसा होता है, एरोबिक होता है। होगा कहाँ, 3 अलग अलग पार्ट है, तीनों जो पोर्शन है वो अपना अपना डेफिनेट रिस्पिरेशन करेगा। रूट अलग करेगा, वो रूट हेयर्स की मदद से, एपिब्लेमा की मदद से सॉइल के बीच में जो एयर ट्रैप्ड है उसको क्या करेगा, वो ले लेगा। और सिंपल सा जो स्टेम है और लिप्स है वो क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ले लेगा। ठीक है, प्लांट में एक और चीज है कि प्लांट में ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि दिन में तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो फोटोसिंथेसिस में उसको क्या मिल जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज क्या रिलीज होता है आपको अब तो ये पता होगा रिएक्शन क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा ये, और वो प्लस वाटर ले लेगा वगैरह, सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, तो प्रोडक्ट में ग्लूकोज बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। तो कंपनसेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया या ऑक्सीजन का यूज कर लिया, मतलब कहने का मतलब है दिन में ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो गैस होते हैं उसी का इस्तेमाल वो लीव्स वाला पोर्शन कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी जो स्टेम वाला पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन है, वो फंक्शन को क्रिएट करेगा। और रात के टाइम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है प्लांट भी। कैसे करता है अभी हम आपको बताते हैं। प्लांट में अभी हम लोग पढ़े, रिस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक होता है। मतलब पहले क्या बनेगा, पाइरूवेट बनेगा। पहले क्या बनेगा, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो ग्लूकोज है वो क्या बन गया, पाइरूवेट बन गया। अब ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की मदद से क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या चीज में, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी कितना, 38 ATP। कहाँ होगा ये वाला प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये वाला प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बताएंगे, ध्यान देना है उसको। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या चीज में बदल जाता है, पाइरूवेट में बदल जाता है या फिर पाइरूविक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, पाइरूविक एसिड में बदल जाता है। हम बताएं इसी को, इस लेवल तक यही कहेंगे, पाइरूवेट को ही पाइरूविक एसिड भी बोलते हैं। ये कल वाला चीज अभी तक रिवीजन करा रहे हैं। इसमें एक चीज नया चीज ऐड करेंगे, ग्लूकोज से पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लूकोज टूट के किसी में बन गया, पाइरूविक एसिड में। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी बन सकता है। अगर ग्लूकोज टूट के पाइरूविक एसिड बन सकता है तो वापस से पाइरूविक एसिड से ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आपको बस नॉलेज के लिए जान लेना है कि व्हेन इफ glucose is broken into pyruvic acid, then it is also possible to convert pyruvic acid into glucose। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस।
तो जब पायरुविक एसिड को वापस से ग्लूकोज में बदलेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस वी कैन कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू ग्लूकोज। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। एक्चुअली में पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है इसका भी फॉर्मूला है और इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, वैसे आपको कहिएगा तो हम बता ही देंगे। ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है तो दो मोल पायरुविक एसिड या 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आएगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगा। तो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बोलते हैं, प्लांट जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है और लेगा क्या, ऑक्सीजन लेगा। क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हुआ नहीं। तो ये बातें आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है एरोबिकली करेगा। डिफरेंट सेक्शंस इंडिविजुअल क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे रिस्पायरेशन को। प्लांट में ह्यूमन की तरह, हम ह्यूमन कॉम्प्लेक्स एडवांस है, हम लोग की तरह एडवांस कोई रिस्पायरेटरी एक सिस्टम नहीं है और उसका जरूरत भी नहीं है। मतलब उसमें गैसेस एक्सचेंज का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है, एक लिमिट पोर्शन तक ही है, क्योंकि अलग अलग पोर्शन तो अपना अलग अलग परफॉर्म करता है। क्लियर है ये बातें। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लिख लेते हैं क्या होता है। Different parts of plants respire individually। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स दिखाई दे रहा है। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स रिस्पायर इंडिविजुअली। रूट अलग करेगा एपिबिलिमा या रूट हेयर की मदद से, स्टेम, लेंटिसेल्स, लीव्स, स्टोमाटा। आपको पता है अब प्लांट्स रिस्पायर एरोबिकली। कौन सा, एरोबिकली। ठीक है, प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसा होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। मतलब बिना ऑक्सीजन के ये नहीं पॉसिबल है, आपको बता ही चुके हैं। प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो किस लेवल पे होता है, तो किस लेवल पे होगा, कोई लंग्स है क्या, नहीं है, तो मतलब सेल के लेवल पे होता है। इस रिस्पायरेशन को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो respiration in plants takes place in सेल लेवल। इसी को क्या बोलते हैं, टेक्स प्लेस सेल लेवल, known as cellular respiration। सेलुलर रिस्पायरेशन प्लांट्स में जो है वो रिस्पायरेशन किस लेवल पे होता है, सेल लेवल पे होता है, और इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए अब तीनों पोर्शन का नाम क्या है अलग अलग, आपको पता ही है, बस हम लिखा भी देते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स रिस्पायर थ्रू स्टोमेटल प्रोसेस, सॉरी स्टोमेटल पोर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन।
जो लिप्स है प्लांट्स में, जो लिप्स होता है वो रिस्पायर करता है कैसे? स्टोमेटल पोर के थ्रू। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। कैसे करेगा? डायरेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। कहां से लेगा वो? डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ले लेगा। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ये बातें क्लियर है? इन स्टेम प्लांट्स expire through लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स स्टेम में क्या कैसे करेगा? लेंटिसेल्स के थ्रू करेगा। लेंटिसेल्स होता क्या है? स्टेम के बीच में, सेल के लेवल के बीच का जो गैप होता है, सेलुलर गैप होता है, उसी गैप को बोलते हैं लेंटिसेल्स, जो स्टेम में प्रेजेंट होता है। वो जो उसका बार्क एपिडर्मिस जो पढ़े होइएगा 9th में, उसी एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है वो बार्क है, उसी के बीच में जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं लेंटिसेल्स। और इस ये पोर है, एक्चुअली में क्या है? ये पोर है जो स्टेम में पाया जाता है, इसके थ्रू भी वो करता है। कौन सा प्रोसेस? सेम डिफ्यूजन। कैसे लेगा? डायरेक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो बातों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और लास्ट होगा रूट्स ऑफ प्लांट expire with the help of root hairs and epiblema, which traps the air present between the soil। ठीक है, देखिए। और रूट जो है प्लांट का जो रूट है वो कैसे रिस्पायर करता है? रूट हेयर्स के मदद से और इपीब्लेमा की मदद से। और इपीब्लेमा की मदद से जो क्या करता है? सॉइल के बीच में, मिट्टी के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसको क्या करता है? ट्रैप करेगा और क्या करेगा? उसको भेज देगा रिस्पिरेशन के लिए। ये बहुत सिंपल है। और इसके बाद क्या है? वही रिएक्शन है, सिंपल सा। कौन सा रिएक्शन? एरोबिक रिस्पिरेशन है ना, तो ये सेम चीज तो होना ही होना है। यहीं पे आप लोग लिख भी लीजिएगा। देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? C6H12O6। बताते हैं अभी थोड़ा सा इसमें अंतर है। ग्लाइकोलिसिस क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ये O2 कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी। आप लोग को एटीपी और एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के बीच का अंतर पता है किसी को? आई होप कि सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, अगले वीडियो में बता भी देंगे। ठीक है, देखिए ये जो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लाइकोलिसिस भी बोले थे, कल बोले थे। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइको मतलब शुगर और लिसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो ये प्रोसेस है जिससे शुगर का जो पार्ट है, वो शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ये सबको पता है, अच्छे से आप पता हो गया होगा। लेकिन प्लांट में ग्लूकोज के लिए डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता। प्लांट में जो है वो किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है या स्टार्च के फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये जो स्टार्च है या सुक्रोज है, एक्चुअली में इसको पहले कन्वर्ट करेगा इस लेवल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को बोलते हैं इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेज। ये स्टार्च या सुक्रोज को किस चीज में कन्वर्ट करेगा? पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और तब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा तो ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। और फिर ऑक्सीजन अब चाहिए यहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या होगा? ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस ये जो है बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल है नहीं है। दैट्स वाई प्लांट रिस्पायर एरोबिकली। एरोबिकली, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज हम लिख सकते हैं, वापस से पायरुविक एसिड से हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनोजियोनेसिस। ग्लूकोजियोनेसिस नहीं, कुछ और। ओहो,
ठीक है, वापस से हम पायरुविक एसिड से ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बातें हो गई, यहां तक समझ में आया? ठीक है, देखिए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगेन पायरुविक एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस पहले ये होगा क्या, डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में तो होगा नहीं प्लांट में, इसको कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करेगा, इन्वर्टेज करेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, फिर ये एक्शन होगा, फिर ये कन्वर्जन होगा, ये होगा। अब आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लांट में रिस्पिरेशन कौन सा होता है, एरोबिक होता है। डिफरेंट सेक्शंस अलग अलग करते हैं, एपिब्लेमा, लेंटिसेल्स और स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब इसके बाद है प्लांट का, तो यहीं पे खत्म हो जाता है रिस्पिरेशन, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको बता देते हैं इसके अलावा भी। आप लिख भी सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए क्या होता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो इट इज द प्रोसेस by which glucose can be formed from, अभी इनको भी खत्म हो रहा है, from पायरुविक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस बोलते हैं। कहा गया, ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजिनेसिस बोलते हैं। अब एक और चीज है, प्लांट्स में क्यों एक क्वेश्चन पूछता है, क्यों एक डेफिनेट मैकेनिज्म, डेफिनेट ऑर्गन लाइक ह्यूमन लंग्स नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आप आंसर ये करेंगे कि प्लांट्स में हम ह्यूमन की तरह या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह न प्लांट लोकोमोशन करता है, उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए। हम ह्यूमन में क्या है, एक लंग्स है, वहाँ से पूरे बॉडी में क्या होना है, ट्रांसफर होना है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि प्लांट का डिफरेंट सेक्शंस अलग अलग क्या करता है, अलग अलग रिस्पिरेशन को, फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं अभी। ठीक है, ये जो है दो चीज, एक है एटीपी और दूसरा है एडीपी। इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एटीपी और एडीपी? तो देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है डाइफॉस्फेट। तो एक चीज तो पहले ध्यान में रखना है, एटीपी जो है ये हाई एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी का हाई लेवल है, और ये क्या है, लो लेवल ऑफ एनर्जी। दोनों एनर्जी का ही कॉन्सेंट्रेशन का ही करेंसी है, लेकिन ये क्या है, लो है, ये क्या है, हाई है। एक चीज और ध्यान रखना है कि एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो सकता है, और वापस एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन भी हो सकता है। अभी हम लोग जब रिएक्शन में पढ़े तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो मान लीजिए एक बार में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हुआ, तो जितना एनर्जी रिस्पिरेशन में रिलीज हुआ वो एक पूरा का पूरा जो है वो रिलीज नहीं हो जाएगा, पूरा रिलीज नहीं होगा, वो स्टेप वाइज में। अब जैसे एटीपी मान लो कि 50 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, तो बॉडी का जरूरत तो नहीं है ना कि 50 का भी हम यूज कर ले, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे क्या करेगा, यूज करेगा बॉडी। तो क्या होता है, जब रिस्पिरेशन के प्रोसेस में 30 या 40 या 50 या 38 ही एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो ये पूरा का पूरा एक बार में ही इसका कंजम्पशन, इसका जो इस्तेमाल नहीं होगा, वो क्या होगा धीरे धीरे एज पर रिक्वायरमेंट, धीरे धीरे इसमें से क्या होगा, रिलीज होगा। तो होता क्या है, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करके कुछ फॉस्फेट भी उसमें ले लेगा, ऐड कर लेगा करके, वो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, एडीपी में। यही ध्यान देना है,
एटीपी जो बना वो एनर्जी को, आप यही एक पॉइंट पे ध्यान है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और किसी में कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, लो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगा वापस से ये एडीपी बना कैसे था एनर्जी को ऑब्जर्व करके, तो फिर से ये एनर्जी को रिलीज करके एटीपी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो एटीपी और एडीपी है क्या, ये एनर्जी का ही एक करेंसी है। एटीपी में हाई एनर्जी होता है, एडीपी में लो एनर्जी होता है। और दोनों में अंतर क्या है कि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो रिस्पायरेशन से वो एकाएक पूरा का पूरा इस्तेमाल बॉडी के द्वारा नहीं होता है, वो एज पर रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत मतलब रिलीज होते रहेगा। तो एटीपी जैसे ही बनेगा वो कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा, एडीपी में। कैसे होगा, बाय द ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो एडीपी वापस से एटीपी में कैसे बनेगा, बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये बात आपको समझ में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो एनर्जी को ऑब्जर्व करके एडीपी से वापस एटीपी कैसे बनेगा, तो एनर्जी को रिलीज करके। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, कितना कैरेक्टर हो गया, 26। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए कि थोड़ा सा अंतर है। हम आपको बताए हैं इसलिए 10th लेवल पे तो एक ही है, पायरुविक एसिड को ही हम बोले थे, आपको क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हायर लेवल पे अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करा जाए तो दोनों के बीच में एक स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अभी अभी बताए हैं हम, पायरुविक एसिड से वापस फिर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, बट पायरुवेट से वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना मुश्किल है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मतलब ये जो पायरुवेट है ऐसा इस लेवल पे आपको दोनों एक ही चीज होगा, पायरुवेट ही होगा। लेकिन आपको अगर हाई लेवल पर समझना है, इस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पायरुवेट का जो फॉर्मेशन होगा वो एनारोबिक के केस में होगा, एनारोबिक के केस में, और ये वाला जो होगा वो एरोबिक के केस में होगा, पायरुविक एसिड से वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, पायरुवेट से वापस उसका फॉर्मेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये इस दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। एक चीज और आपको पूछेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, हम देखे थे पूछा भी था, ग्लूकोज जो है उसमें कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है, कितना कंपाउंड है, तो 6 है। कितना है, 6 है। वैसे ही पूछेगा पायरुवेट में कितना होता है, तो आपको याद रखना है कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। वैसे ही लैक्टिक एसिड में कितना होता है, तो लैक्टिक एसिड में भी कितना होता है, 3 कार्बन एटम होता है। कितना होता है, 3 कार्बन एटम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे इसका फॉर्मूला भी होता है पायरुविक एसिड का, पायरुवेट का या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी होता है। ये कार्बन कंपाउंड का अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब होगा तो कार्बन कंपाउंड में इसको हम पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी बताएंगे भी तो उसका नाम नेमिंग जो होगा वो कहाँ से हो गया, तो वो भी बता नहीं पाएंगे कैसे नेमिंग हो गया, क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड का ही टॉपिक है। जब कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे उस समय हम उसके बारे में उसको कैसे नेमिंग करें वो भी आप सिंपल से समझ सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, वैसे अगर जानना ही है तो CH3C ये जो है ये फॉर्मूला होता है पायरुविक एसिड का। किस चीज का फॉर्मूला होता है, देखिए अब कहीं इसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मुश्किल है, उस समय मुश्किल नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है ये पायरुविक एसिड का है। ये COOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो COO है वो क्या है, कीटोन का है। ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है। कितना कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अभी बताया कितने होते हैं, 3 होता है, बताया ना। और इसका नेमिंग जो है 2 पे O लगा है, तो 2 ऑक्सो 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड है। समझ में नहीं आएगा कुछ, बस इसलिए इसको समझना भी नहीं है, आपको बस इतना समझना है पायरुविक एसिड और पायरुवेट में अंतर क्या है। पायरुविक एसिड से वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। प्लांट में एरोबिक रिस्पिरेशन, अलग अलग सेक्शन अलग अलग करेगा। जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो प्लांट के अंदर उसको बहुत दूरी तक, बहुत रेंज तक ट्रेवल नहीं करना होता है, क्लियर है, नहीं करना होता है। और जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी एक बार में इस्तेमाल नहीं होगा, धीरे धीरे मल्टीपल स्टेप में वो यूज होते जाएगा। तो एटीपी से एडीपी बनेगा, एडीपी से वापस एटीपी बनेगा। इतना ही बात तो आपको समझना है।
और इसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।